अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS कंसल्टेंट CSS एट होम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है हम FPSC के पास पेपर पे काम कर रहे हैं और FPSC के जो पास पेपर में जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है हम उसको लेकर चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये मैं वीडियो सीरीज़ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको एग्ज़ाम में बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन में मुश्किल आती है और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर नंबर 11 तक वीडियोस बना ली हैं। आज मैं मॉडल पेपर नंबर 12 को लेकर आया हूं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास 4 मेटल रोड्स हैं जिनकी लेंथ 78, 104, 117, 169 सेंटीमीटर ऑलरेडी उनकी ये एक स्पेसिफिक लेंथ है, लेकिन वो हमसे डिमांड ये कर रहा है कि आप इनको इक्वली डिवाइड करें और हमें ये बताएं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ पीसेज, कि इनमें से इक्वली अगर हम इनको डिवाइड करें तो इनमें से कितने इक्वल हमें पीसेस मिलेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन का तरीका बताता हूं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट अगर लेंथ दी जाए और उसको आपको कहा जाए कि आप इसको इक्वली डिवाइड करें और बताएं कि कितने पीसेस आप इसमें से बना सकते हैं इक्वली, तो सबसे पहले आपने इन नंबर का HCF फाइंड करना होगा। और HCF कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन तमाम को डिवाइड करता होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको चेक किया है, यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है। बाकी कोई भी नंबर इन तमाम को डिवाइड नहीं करता। कोई 2 को करता है तो तीसरे को डिवाइड नहीं करता, लेकिन जब आप 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये तमाम नंबर डिवाइड हो जाएंगे आसानी से। तो नंबर ऑफ़ पीसेस हम किस तरह निकालेंगे? नंबर ऑफ पीसेस का फार्मूला हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल जितने भी वो हमें लेंथ दी गई है, सम ऑफ ऑल द रोड्स की जो लेंथ है हम उसको सम करेंगे। जितनी भी हमें लेंथ है हम उनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे HCF पे। तो ये हमारे पास इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और हमें ये पीसेस बता देगा कि कितने पीसेस इक्वली डिवाइड के आ रहे हैं। तो आइए इसको सम करते हैं। 78 सेंटीमीटर प्लस 104 सेंटीमीटर प्लस 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 13। तो जब आप इसको सम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 468 एंड डिवाइडेड बाय 13। तो जब आप इसको 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 36 पीसेस बनेंगे अगर आप इनको इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। और वो कितने 13 लेंथ के जो है 36 पीसेस बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मतलब ये जो 4 हमारे पास लेंथ थी इसको हम 13 सेंटीमीटर के हम 36 पीसेस बना सकते हैं। 36 पीसेस बना सकते हैं 13 सेंटीमीटर के। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जी नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं। वो क्या कहता है कि हाउ मैनी टाइम्स आर एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल ड्यूरिंग देयर मोशन फ्रॉम 1 PM to 10 PM। जी नाज़रीन, वो ये कह रहा है कि जब 1 बजे से 10 बजे तक जो वो 1 घंटे वाली सुई और मिनट वाली जो सुई है आपस में कितने मर्तबा राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल का मतलब है कि 90 का एंगल, वो जो निडल्स हैं आपस में इस पोजीशन पे कितनी मर्तबा आती हैं। ये राइट ट्राइंगल यहाँ पे एंगल 90 का बनता है। ठीक है, तो 1 बजे से 10 बजे तक। तो हमेशा याद रखें कि 1 घंटे के अंदर जो मिनट एंड और एंड की जो निडल्स होती हैं आपस में 2 टाइम्स 90 का एंगल बनाती हैं। 2 टाइम्स राइट ट्राइंगल बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं 1 घंटे के दरमियान। ठीक है, तो 1 बजे से 10 बजे तक
कितने मरतबा वो राइट एंगल बनाएंगी, आइए इसको देखते हैं 1 बजे से। जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे हो गए। तो आपको पता है कि 9 घंटों में हर घंटे में वो 2 मरतबा राइट एंगल बनाती है। मिनट्स वाली और घंटे वाली जो सुई है आपस में इस पोजीशन पे जो है हर घंटे में 2 मरतबा लाजमी आती हैं। तो जब 9 × 2 18, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 18 टाइम्स जो मोशन होगा 1 PM to 10 PM तक वो राइट एंगल का होगा। जब हम सुई जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली जो सुई है आपस में 1 बजे से 10 बजे तक जब तक जाएंगी तो वो 18 टाइम्स राइट एंगल बनाएंगी। आई होप दोस्तों को आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जी नाज़रीन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको इस तरह ही समझा देता हूँ, लिखता नहीं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? अ मैन फिल्स अ बास्केट with an egg in such a way that the number of eggs added on each successive day is the same as the number of already present in the basket। जी, एक पर्सन है, उसके पास एक बास्केट है और वो उसमें अंडे रखता है और वो हर सक्सेसिव डे मतलब एक के बाद एक उतने अंडे रखता है जितने वो बास्केट में ऑलरेडी पड़े होते हैं। मतलब अगर उसने 4 अंडे मतलब 2 अंडे पहले रखे थे तो नेक्स्ट डे भी 2 अंडे रखेगा तो 4 हो गए। अब जब थर्ड डे पे आएगा उसमें 4 ऑलरेडी बास्केट में पड़े हुए हैं तो वो 4 उसमें और रख देगा। इसी तरह जब वो 4th डे पे आएगा और उसमें 8 अंडे पड़े हैं तो वो 8 और रख देगा। मतलब उसी रेट में वो अंडे रख रहा है जिस रेट में वो उस टोकरी में देख रहा है। जितने वो टोकरी में देख रहा है उसी मिकदार में वो दूसरे अंडे उसमें फिल कर रहा है। तो आगे क्या कहते हैं कि दिस वे द बास्केट गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड इन 24 डेज। मतलब बास्केट जो है कंप्लीट हो जाती है 24 डेज में वो फिल हो जाती है। ठीक है, वो 24 डेज में उसको मतलब पूरा भर देता है उस बास्केट में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? आफ्टर हाउ मेनी डेज द बास्केट वाज 1/4 फुल। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि जब बास्केट 24 डेज में फिल हो रही है तो आप हमें ये बताएं कि इसका चौथा हिस्सा 1/4 वो कौन से दिन पे होगा। हमने दिन मालूम करने हैं जब बास्केट क्वार्टरली फिल हो, मतलब चौथा हिस्सा उसका फिल हो। तो नाजरीन आप ये देखें कि जब बास्केट 24 डेज में फिल हो रही है तो हाफ कितने में होगी? हाफ 23 डेज में होगी। क्यों? क्योंकि हाफ वो उसमें देखेगा तो नेक्स्ट डे हाफ डाल देगा तो वो फुल हो जाएगी, मतलब 50%। अब अगर इसका हाफ है तो हाफ का हाफ फिर कौन से दिन पे होगा? 1/4 कब होगा? जब 22 डेज में, मतलब 22वें दिन पे वो जो पर्सन है उस बास्केट को 1/4 फिल करता है। आई होप दोस्तों को आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक मरतबा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर एक पर्सन है वो उसमें उसी मिकदार में अंडे रखता है जितने वो उस बास्केट में देखता है, ठीक है, और वो बास्केट जो है 24 दिन में फेल हो जाती है, तो वो पूछ ये रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि 1/4 बास्केट कब कौन से दिन पे होगी 1/4। तो अब इसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाएं कि जब 24th में वो फिल हो रही है तो हाफ कौन से दिन पे होगी? 23rd डे पे। क्यों? जब वो हाफ देखेगा तो नेक्स्ट डे पे हाफ डाल देगा तो वो फुल हो जाएगी, तो उससे एक दिन कम में वो 23rd डे पे वो हाफ होगी। लेकिन हाफ से पहले वो मतलब 1/4 होगी, वो कौन सा दिन होगा? 22 डेज होगा, जिस पे ये जो बास्केट है वो क्वार्टरली फिल्ड होगी। आइए नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम if he obtained 60% in the test and all question carried equal marks, then what is the number of question in the test? एक पर्सन है, एक कैंडिडेट है जो कि 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है
और उन 12 क्वेश्चंस में जो उसका रिज़ल्ट है वो 60% बनता है। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, मतलब उसने 12 जब अटैम्प्ट किए तो उसका रिज़ल्ट 60% आया, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे, अगर वो सब के सब अटैम्प्ट करता तो उसके 100% बनते। तो नाजरीन ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, मतलब परसेंटेज दो किस्म की होती है, एक होता है टोटल हमें गिवन होती है तो हम टोटल से पार्शल की तरफ मूव करते हैं और वो हम पार्शल परसेंटेज निकालते हैं। दूसरी होती है पार्शल टू टोटल, मतलब पार्शल हमारे पास होती है, हम टोटल की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस तरह एक और होती है जिसमें हमें कुछ उसकी परसेंटेज गिवन होती है और हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, ये पार्शल टू टोटल है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये 60% परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू 12 जी, 60% उसका रिज़ल्ट आया है जब उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो हमने x यहाँ पे क्या है, x जो हमने मालूम करना है कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो x, इसको मैं परसेंटेज है तो मैं इसको 100 पे डिवाइड करूँगा और यहाँ x रहेगा x, तो x मैंने मालूम करना है, यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, और 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल और यहाँ पे 12 6 पे डिवाइड होगा तो 2, तो यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x हमारे पास क्या आया 20, x हमारे पास क्या आया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। अगर वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करता तो उसका रिज़ल्ट 100% आता, लेकिन उसने 12 अटैम्प्ट किए थे तो इस वजह से उसका रिज़ल्ट। आइए नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मॉडल पेपर नंबर 12 क्या कहता है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 चिल्ड्रन बी मेड टू स्टैंड इन अ लाइन सच दैट 2 of them A and B always together। मतलब 4 कैंडिडेट हैं A B C, 4 चिल्ड्रन हैं, उनको हम कितने तरीके के साथ लाइन में खड़ा कर सकते हैं। शर्त ये है कि A and B जो है वो हमेशा साथ साथ खड़े हों, ठीक है, मतलब हमेशा A and B जो है एक साथ हों, चाहे इधर हों या इधर हों। इनको मतलब डिस्प्लेस करना है तो दोनों को साथ साथ डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता मैं A को यहाँ रखूँ और B को वहाँ मूव करूँ, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, तो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल तो ये इन तीनों के लिए हो गया। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि B इधर चला जाए और A इधर आ जाए, मतलब ये अंदर में खुद से 2 ऑब्जेक्ट हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करूँगा, ठीक है। आपको मैं दोबारा रिवाइज करके समझाता हूँ कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, उसके लिए मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। लेकिन इस तरह भी तो हो सकता है कि B इधर आ जाए और A वहाँ चला जाए, तो आपस में अंदर में ये 2 और 2 फैक्टोरियल एक और अप्लाई होगा जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और काफ़ी दोस्तों को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है, अगर आपका मैथ का नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि मैं जिस नंबर के साथ भी फैक्टोरियल लगा दूं तो इसका मतलब होता है इससे जितने भी नीचे नंबर आएंगे वो तमाम इसके साथ मल्टीप्लाई करें होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है तो 3 से जितने भी नीचे नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 1, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 1, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया और ये 3 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 12। तो 12 वे हैं कि हम ए बी को जो है ए बी को और सी डी को डिस्प्लेस करें। उसमें हम ये शर्त भी मानें कि ए बी हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर ए यहाँ रहे बी यहाँ रहे तो उसकी पॉसिबिलिटी 3 है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट मैंने इसको माना, सी को 1 और डी को 1, तो उसका 3 फैक्टोरियल। लेकिन अंदर में ए एंड बी खुद से 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी इधर चला जाए और ए इधर चला आए, इसकी भी अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो उसके लिए मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा। तो मैंने इनको जब रिज़ॉल्व किया
तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन थोड़ी सी मज़ीद मैं आपको यहाँ पे मालूमात दे दूँ कि मैंने ये कहा कि 3 फैक्टोरियल से जितने भी नीचे नंबर होंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जो 1 से नीचे भी 0 भी तो है, ले 0 भी तो उनके साथ मल्टीप्लाई हो के इसको 0 क्यों नहीं बना दिया। लेकिन याद रखें कि हमेशा 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इस वजह से हम उसको लिखते नहीं। जो भी 0 फैक्टोरियल होगा इज इक्वल टू 1। तो ये अलग से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, तो वो 1 के बराबर होता है। आई होप दोस्तों को आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, मॉडल पेपर नंबर 12। 16 men build a house in 10 days. How much time will it take 8 men to do this work? मतलब 16 लोग हैं जो 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब अगर 8 लोग कर दिए जाएं तो दिन कितने लगेंगे? तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसका एक वे बताऊंगा, एक एक्यूरेट मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो 2 किस्म की प्रोपोर्शन होती है, याद रखें। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट जाए या दूसरी चीज़ के घटने से पहली चीज़ बढ़ जाए, तो उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और इनके दोनों के फार्मूले डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप ये गेस करें कि जब मैं 16% एक काम पे लगा दूं, वो 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो जब मैं उसके पर्सन कम कर दूं तो दिन ऑब्वियसली जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बिलोंग कर रहा है? एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का जो मेथड है, एक ऑफिशियल मेथड जो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं मेंस को जो m ले रहा हूँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/days, मतलब x एंड y लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं आप उनको आपस में इस तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है, और मैंने वो k इंट्रोड्यूस कराया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से k फाइंड करूँगा, m मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल टू k। तो जब m क्या है मैन और d क्या है डेज, तो जब मैं 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास k क्या आएगा? मेरे पास k आएगा 16 को जब 160 आएगा, मेरे पास k क्या आया? 160 आ गया। ये मैं एक ऑफिशियल वे बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, फिर जो आपको बेहतर लगे आप उसको अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आपको एक ऑफिशियल मेथड लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, और इन दोनों को लेते हुए एक k फाइंड कर लिया है। अब मैं इन दोनों को डिस्कस करूँगा। इस इक्वेशन में मैं k की वैल्यू पुट करूँगा और मेंस पुट करूँगा, तो यहाँ से मैं डेज निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मैन मेरे पास कितने हैं? m इज इक्वल टू k ओवर d। तो मैन मेरे पास हैं 8 और k मेरे पास यहाँ पे क्या आया था? 160, और x मैंने तो फाइंड करना है, तो x को आप इधर ले जाएं, 160 डिवाइड बाय 8, तो आपके पास x क्या आएगा? 16 में 2 डिवाइड हो जाएगा और 8, तो x हमारे पास आया 20। तो 20 डेज मुझे रिक्वायर होंगे अगर मैं मेंस 8 कर दूं। 16 से अगर मैं 8 मेंस करता हूं तो मुझे 10 की बजाय 20 दिन चाहिए काम ख़त्म करने में। आई होप दोस्तों को आपको समझ आया होगा कि एक ऑफिशियल मेथड क्या होता है किसी भी प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, कि जो चीज़ें आपके पास दोनों हैं उसको आप इन्वर्स प्रोपोर्शन में लिखें, ऊपर आप कोई k लिखें, कि कोई भी कांस्टेंट है जो हमें बाद में हेल्प का आउट करेगा। उसके बाद यहाँ आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। k की वैल्यू फाइंड आउट हम किस लिए करते हैं?
इसीलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि जब यहाँ पे मेरे पास मेन है और के होगा तो थर्ड जो अननोन है वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा इजीली। जहाँ भी दो अननोन हो, तीन अगर वेरिएबल हैं वहाँ पे अगर मुझे दो नोन होंगे तो थर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन का। अगर डायरेक्ट का आएगा तो मैं डायरेक्ट का भी सॉल्व करके बताऊंगा। ये था एक ऑफिशियल वे। अगर आप शॉर्टकट इसका ढूंढना चाहते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का कोई शॉर्टकट बताएं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि जो पहली आपको वैल्यूज़ गिवन हैं, पहली वैल्यूज़ आपको गिवन है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और यहाँ से जो भी आपको वैल्यू गिवन हो, ठीक है, एक उस पे आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, तो 8 जब 16 पे डिवाइड होगा 2, तो x इज इक्वल टू 20। आई होप दोस्तों को आपको ये मेथड अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट आपने डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद जो दो आपको चीज़ें नोन हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और थर्ड चीज़ जो यहाँ पे आपको गिवन है उस पे आप इसको डिवाइड कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आइए नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर मेरे पास 20 पर्सन हैं और वो 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे पर्सन जो है 10 कर दूं तो दिन कितने लगेंगे। तो नाज़रीन देखें कि एक चीज़ के बढ़ने से, एक चीज़ के घट करने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब मेंस कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जो भी आपको ये फर्स्ट रेशो में वैल्यू गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और यहाँ से जो भी आपके पास एक नंबर है उस पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं इसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 80। मतलब 80 डेज चाहिए अगर 10 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर वो 20 लोग काम कर रहे थे तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन 10 मैन जब काम करेंगे तो दिन कितने चाहिए? 40 दिन चाहिए। ये तो एक आसान है, आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इतने बराबर इक्वलिटी में क्वेश्चन नहीं दिए जाते, तो इसीलिए आप यही मेथड अप्लाई कीजिएगा कि पहली जो रेशो है आपस में उनको मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ से जो भी नंबर है उसको उस पर डिवाइड करिएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह ये 10 मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 10 पे डिवाइड किया तो ये 10 डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 80 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आइए उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन नंबर 63 है, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। 10 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 डेज, ठीक है। ये मैन है, 10 मैन है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक बिल्डिंग, कितने डेज में? 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट डेटा वो क्या दे रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मैन टू डू। अगर वो मैं यहाँ पे मैन जो है बढ़ा दूँ, मैन मैंने कर दिए 20, तो डेज कितने लगेंगे? तो हमने x फाइंड करना है। तो ये भी इन्वर्स ही मेथड ही है। याद करेंगे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये इन्वर्स पे ही शॉर्टकट अप्लाई होगा। डायरेक्ट के लिए एक और शॉर्टकट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब उस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए, मैंने आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इस पर मैंने इनको डिवाइड किया, ये 2 आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। x हमारे पास क्या होगा? 20। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 20। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, आइए उसको भी यहीं सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है 12 मैन कैन, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। 120 मैन्स हैं जो कि 30 डेज में बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर 80 मैन्स कर दें तो दिन कितने लगेंगे? वही सेम क्वेश्चन है। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे आप डिवाइड कर देना बस।
आप इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 और ये आएगा 8, और फिर आप डिवाइड करेंगे तो 3, ये आएगा 2, और फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 15। तो 3 × 15 इज इक्वल टू 45। 45 डेज में काम कंप्लीट होगा अगर 80 लोग काम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 66 था, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था ये। और इसी से एक और क्वेश्चन भी है जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ टेक्स 40 टैप्स टू फिल अ स्विमिंग पूल इन 10 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक 5 टैप्स टू फिल द पूल। कि टैप्स हैं, टैप्स वो कितनी टैप्स हैं, और स्विमिंग पूल ये दूसरा है टाइम, ठीक है, और फिर टैप्स टाइम आवर्स में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 40 टैप्स हैं हमारे पास, वो एक स्विमिंग पूल को फुल करती हैं 10 घंटे के अंदर। ठीक है, अगर हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा अगर 5 टैप्स चलाई जाएं। ठीक है, जब 14 है तो 10 घंटे लग रहे हैं, जब 5 करेंगे तो कितना लगेगा टाइम। तो बिल्कुल वही आपने शॉर्टकट अपनाना है कि पहली 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके और थर्ड पे डिवाइड कर देना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, तो 28 आवर्स लगेंगे, 28 और 28 घंटे लगेंगे अगर हम 5 स्टेप्स को यूज़ करें स्विमिंग पूल फिल करने के लिए। आई होप दोस्तों को आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप अब अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। आइए नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्या कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹1800 इन 5 years एट 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। जी नाजरीन, हमने उस इंटरेस्ट जो 12% इंटरेस्ट है 1800 पे 5 साल के लिए किसी ने दिया है। मतलब ये इस तरह है कि एक पर्सन है वो 1800 बैंक में रखवाता है और उसे 5 साल के अंदर 12% पे कितनी अमाउंट मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट जो है उसे अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट वाली वो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट वाली अमाउंट 5 साल के बाद 12% पे कितनी अमाउंट होगी। तो इसका एक फार्मूला है, ये याद रखें, P1 + RT इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो रुपीज़ है। मैं आपको इसके फार्मूले की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ठीक है, ये 1 जो है ये फार्मूले का है और ये R जो है रेट है कि किस रेट पे आपने बैंक में पैसे रखवाए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और टाइम कितने टाइम के लिए आपने, ठीक है, रखवाए थे, और ये ओरिजिनल प्राइस जो इतनी डिपॉजिट हम करवाते हैं, और ये जो P है ये हम वो प्राइस फाइंड करेंगे कि इतने टाइम के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। P का P रहेगा 1 और यहाँ पे रेट क्या है 12% है, 12% लिखा, और टाइम कितना है वो मल्टीप्लाई होगा 5 ईयर्स के लिए, और ओरिजिनल हमारे पास रेट क्या है 1800। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ये है परसेंट, ठीक है, और ये है 5, तो आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते। मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा 100 पे डिवाइड करके, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1800। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 0.12 को जब 5 इधर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा और 1 में ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 1.6 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब P तो मैंने फाइंड करना है, 1800 ओरिजिनल प्राइस है और इसको 1.6 से मैं डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको 1.6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1125। ये वो इंटरेस्ट है 5 साल का जो 1800 पे एक पर्सन को मिलेगा
अगर वो 1800 इन्वेस्ट करता है किसी बैंक में 5 साल के लिए 12% पर, तो 5 साल के बाद जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसका अमाउंट ये होगा 1125 रुपये। आई होप दोस्तों को आपको समझ आया होगा। बस आपने इसमें इंटरेस्ट निकालने वाला जो फार्मूला है उसको ज़हनशीन करना है, बाकी वैल्यू पुट है और सिंप्लीफाई करना है इसको। आइए नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 65 है। आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं, बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हैं, उससे आपने घबराना नहीं, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। आगे पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आगे 3-4 एक जैसे एक ही पेपर में, तो मैं एक ही जगह पे उनको सॉल्व करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो और आपको जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ उसका प्रूफ भी मिल जाए। तो क्वेश्चन आगे पीछे करने का से घबराइएगा नहीं, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। अब इससे भी एक जैसे 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो परसेंटेज के क्वेश्चन है द नंबर हुज 25% इज 75। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 25% जो है 75 है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन एक सॉल्व किया था कि उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसका 60% रिज़ल्ट आया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। तो मैं करूँगा कि 25% ऑफ x इज इक्वल टू 75। तो अब मैंने x फाइंड आउट करना है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। परसेंटेज को आप परसेंटेज हटाने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा x। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 25 जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो 75 से कट के ये 3 बन जाएगा। तो x हमारे पास क्या आएगा 300। जब 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हमारे पास 300, मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो 300 है जिसके 25% जो है वो 75% बनता है। आई होप दोस्तों आपको भी क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी से एक और क्वेश्चन है उसको भी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत हो जाए। वो क्वेश्चन नंबर है 68 में वो क्या कहते हैं द नंबर्स whose 20% is 100। ठीक है, कुछ लोग गैस भी करते हैं कि अगर 20% इतना होगा तो उसका 100% इतना होगा। ठीक है, आप उस तरह भी आपने कर लें, लेकिन एक ऑफिशियल जो आपको तरीका अगर आ जाएगा तो इसमें अगर वैल्यू आगे पीछे भी हो जाएगी तो आप एक्यूरेट आंसर तक एक्सेस हासिल कर लेंगे। तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो x मैंने फाइंड करना है, इसको परसेंटेज से हटाने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा और यहाँ पे 100। तो जब x ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 20 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 20 100 से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास x आएगा 500। तो ओरिजिनल जो नंबर है वो 500 है। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो बहुत ही आसान है कि एक पर्सन है वो 300 में एक जैकेट ख़रीदता है, 370 में वो सेल करता है तो उसको कितनी बचत होगी। 500 में ख़रीदता है, 600 में बेचता है, या 500 में ख़रीद के 525 में सेल करता है। ये 2-3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है मुझे। आई होप कि वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर एक चीज़ 500 में ख़रीद के 525 में वो सेल कर रहा है तो उसको 25 का फ़ायदा होगा। 300 की ख़रीद करके 370 में सेल कर रहा है तो 70 का फ़ायदा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी इसमें वो आप इंशाल्लाह खुद ही देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।